हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से SGL सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नए चैप्टर का रिवीजन शुरू करेंगे जिसका नाम है दो चर राशि के रैखिक समीकरण। आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दो चर राशि के रैखिक समीकरण ये क्या होते हैं? तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जिसमें दो चर हों यानी दो चर राशियां हों और वो कैसा समीकरण हो? रैखिक समीकरण हो। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसे समीकरण जिनमें चर राशियों पर मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और चर राशियां किन्हें कहते हैं? वे राशियां जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं, उन्हें चर राशियां कहते हैं। अचर राशियां किन्हें कहते हैं? वे राशियां जिनका मान सदैव स्थिर रहता है, उन्हें हम अचर राशियां कहते हैं। जैसे गुरुत्वीय त्वरण G का मान सदैव निश्चित होता है। G इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक कांस्टेंट है यानी अचर है। और चर राशियां किन्हें कहते हैं? प्रत्येक प्रश्नों में x की वैल्यू अलग अलग आती रहती है, y की वैल्यू अलग अलग आती रहती है, a की वैल्यू b की वैल्यू अलग अलग आती रहती है। तो इन सबको हम चर राशियां कहते हैं क्योंकि इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। इंग्लिश में इसे वेरिएबल बोला जाता है, यानी जिनकी वैल्यू हमेशा वेरी करती रहे उन्हें हम लोग कहते हैं चर राशियां। तो दो चर राशि के रैखिक समीकरण किस रूप का होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस रूप का कोई भी समीकरण दो चर राशि का रैखिक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो चर राशियां हैं x और y, और इन पर अधिकतम घात जो है वो 1 है। यहाँ पे भी 1 है, x के पावर में 1, y के पावर में भी 1। तो इसलिए इसे दो चर राशि के रैखिक समीकरण कहेंगे। वास्तव में जो दो चर राशि के रैखिक समीकरण होते हैं वो एक रेखा के समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए अब हम रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है वो जानते हैं। अगर हम ऐसा लिख दें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो अगर दो रैखिक समीकरण एक साथ लिख दिए जाएं तो इन्हें हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। पेयर का मतलब होता है दो चीजें जब एक साथ हो तो उन्हें पेयर बोला जाता है या जोड़ा बोला जाता है, या शुद्ध हिंदी कहे तो युग्म बोला जाता है। तो इसलिए इसे हम समीकरण युग्म कहेंगे, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। आइए अब हम इनसे संबंधित कुछ नियमों को जानते हैं। यदि a1 बटा a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो क्या होगा? इस समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल होगा। तो समीकरण युग्म का केवल एक हल या अद्वितीय हल और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि प्रत्येक रेखीय समीकरण किसी रेखा के समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो ये दो रेखाएं हैं और ये दो रेखाएं एक दूसरे को एक बार प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी एक बार एक दूसरे को काटेंगी। तो लिखा जाएगा रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और ये समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म संगत होगा।
दूसरी बात, यदि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2 हो तो क्या होगा, इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या अनंत हल होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो समीकरण युग्म है इसमें x और y के अनेकों मान मिलेंगे। किसी समीकरण का हल क्या होता है, x और y अर्थात दो चर राशियों की वह वैल्यू यानी उसका वह मान जिसे समीकरण में रख देने पर समीकरण संतुष्ट हो जाए तो इसे हम समीकरण का हल कहते हैं। तो ऐसे ही यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी समपाती का मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगी, यानी एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पे स्पर्श करेंगी, यानी ऐसे होंगी। ये पहली रेखा है और ये मार्कर दूसरी रेखा है, तो ये एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पे स्पर्श करेंगी या टच करेंगी, तो इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसके अनेक हल होंगे और ये रेखाएं समपाती होंगी। और दूसरी बात कि समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म संगत होगा। तीसरी बात, यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब x और y का मान संभव नहीं होगा, अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और कौन सी रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। किस प्रकार से, जैसे कि ये और ये समांतर रेखाओं का सबसे अच्छा उदाहरण रेल की दो पटरियां हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो इस प्रकार समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं, तो कहां से हल प्राप्त हो। समीकरण युग्म रेखाएं समांतर होंगी और ये समीकरण युग्म असंगत होगा। ये समीकरण युग्म असंगत होगा। तो मैं एक बार फिर से इसे रिवाइज कर देता हूं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब दो रैखिक समीकरण एक साथ लिखे जाए तो उसे हम रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। दूसरी, और इन पे जो कुछ रूल है वो इस प्रकार से है कि यदि a1 बाई a2 की वैल्यू b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है इसका रेशियो और फिर इसका रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो, तो समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समीकरण युग्म संगत होगा, इसे संगत समीकरण युग्म कहा जाएगा। दूसरी बात, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी बहुत सारे हल होंगे, क्योंकि रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी और ये समीकरण युग्म ही क्या होगा, संगत होगा। तीसरी बात, यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, इसका मतलब यह है a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की वैल्यू तो इक्वल हो, लेकिन ये दोनों वैल्यू c1 अपान c2 के इक्वल नहीं हो, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, समीकरण युग्म असंगत होगा। तो आइए अब हम उन कॉन्सेप्ट का उपयोग करके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, एक अवमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax प्लस 2y इज इक्वल टू 2 तथा 8x प्लस ay इज इक्वल टू 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, देखते हैं। तो हमारा समीकरण युग्म है ax प्लस 2y इज इक्वल टू 2 तथा 8x प्लस ay इज इक्वल टू 4। तो इसे हम थोड़ा समीकरण युग्म के मानक रूप में लिख लें तो क्या होगा, 2y और ये 2 इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा, और ये 8x प्लस ay माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे हमें a1 की जो वैल्यू है वो a है, a1 की वैल्यू a है, a2 की वैल्यू 8 है, b1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 है, और b2 की वैल्यू a है, c1 की वैल्यू -2 है और c2 की वैल्यू -4 है। अब हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू मिल गई है। अब हम देखेंगे कि इस प्रश्न में लिखा है कि इस समीकरण युग्म के यानी समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? अभी अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कब ये इसके इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आइए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, जब ऐसा होता है तो ही समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि चूंकि समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, इसलिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो चलिए, a1 की वैल्यू a है, a2 की वैल्यू 8 है, b1 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू a है, c1 की वैल्यू -2 है और c2 की वैल्यू -4 है। अब इसमें से हम किसी दो को उठा सकते हैं। तो चलिए, हम पहला और ये दूसरा ले लेते हैं। a बाई 8 इज इक्वल टू 2 बाई a का a में मल्टीप्लाई करिए तो होगा, a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। अब ये 16 किसका स्क्वायर होता है, किस नंबर का स्क्वायर 16 होता है? तो सबको पता है 4 का स्क्वायर होता है, साथ साथ -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो इसलिए दो चीजों का स्क्वायर 16 होता है, पहला +4 और दूसरा -4। तो इसलिए एक की जो वैल्यू होगी वो +-4 होगी, और इस तरह से हमारा प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न है, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों 2x प्लस ky बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल होंगे। यहाँ पे हमें k लिख देना चाहिए। तो अगला प्रश्न है,
k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों 2x प्लस ky बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 के एक अद्वितीय हल होंगे। गलत। तो अगला प्रश्न है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों 2x प्लस ky बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल होगा। तो आइए देखते हैं। दिया गया समीकरण है 2x प्लस ky इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। तो इन दोनों समीकरणों को मानक रूप में लिखने पे 2x प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इस 1 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर अगला है 3x माइनस 5y और ये 7 इधर आके माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये मानक रूप में हो गया है। तो हमें प्रश्न में कह रहा है कि इस समीकरणों का एक अद्वितीय हल हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज क्या है। तो a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है k, b2 की वैल्यू है -5, चिन्ह के साथ लिखना है, b2 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू -1 और फिर c2 की वैल्यू -7। तो चूंकि इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हमें चाहिए, तो अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो। तो जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो इन समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। a1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, और नॉट इज इक्वल टू b1 की वैल्यू k है और b2 की वैल्यू -5 है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 to 10 -10 और अपॉन 3 नॉट इज इक्वल टू k। इसका मतलब है k इज नॉट इक्वल टू -10/3। इसका मतलब यह है कि k की वैल्यू -10/3 को छोड़कर बाकी सभी मानों पे, बाकी k के सभी मानों पे इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अगला प्रश्न है k के किस मान के लिए समीकरणों 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तथा 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले इसे हम मानक रूप में लिख लेंगे। समीकरण है 3x प्लस वाई और 1 को इधर लेके आएंगे तो -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y और फिर 2k प्लस 1 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 2k प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, y के गुणांक में कोई भी अक्षर नहीं है, सॉरी y के गुणांक में कोई भी अंक नहीं दिख रहा है, तो इसे हम 1 ही लिया जाएगा क्योंकि y के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है। और फिर k माइनस 1, सॉरी b2 की वैल्यू k माइनस 1, c1 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू -2k प्लस 1। ध्यान देंगे कि ये प्रश्न 2020-2022 बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, 2020 और 2022 यूपी बोर्ड। तो प्रश्न में कहा है कि इस समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होता है, इसके लिए कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है? तो जब a1 बाई a2 की वैल्यू
B1 बाई B2 के इक्वल हो, परंतु इनकी वैल्यूज C1 बाई C2 के इक्वल ना हो। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है और रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो चलिए A1 की वैल्यू रखते हैं, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू 1 और ये B2 है, B2 की वैल्यू k माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू C1 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू -2k प्लस 1। और फिर हम इसका दो पहला टर्म और ये टर्म दूसरा टर्म ले लेंगे। 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू ये होगा 2k माइनस 1। 3 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो होगा 3k माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो होगा 3, फिर ये 2k माइनस 1। अब इस 2k को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो होगा 3k माइनस 2k और ये 3 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 3 होगा, यानी 3k में से 2k जाएगा तो 1k बचेगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर होगा कि k इज इक्वल टू 2 पर, यानी k की वैल्यू 2 रख दिया जाए तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो हमारा आंसर है k इज इक्वल टू 2 पर इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आए होंगे और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।